बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की कक्षा में हमने जो पिछली कक्षा में आधा भाग किया था उसी का बचा हुआ दूसरा भाग करेंगे। अब देखते हैं लसिकाभ अंग। ये ही वो अंग है जिनमें लसिकाणुओं की उत्पत्ति और या परिपक्व और प्रचुरोद्भवन होता है। अस्थि, मज्जा, बोन मैरो और थाइमस ऐसे प्राथमिक लसिकाभ अंग हैं जैसे जहां उप्रपिकव लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभेदित हो जाते हैं। परिपक्वन के बाद लसिकाणु पलीहा लसिका ग्रंथियों, टासिलों, क्षुद्रतांत्र के पैर, पैंचों और परिशोषिका जैसे द्वितीयक अंगों में चले जाते हैं। द्वितीयक लसिकाभ अंग ऐसे स्थान हैं जहां लसिकाणुओं की प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है जो बाद में प्रचुर संख्या में उत्पन्न होकर प्रभावी कोशिकाएं बन जाते हैं। मानव शरीर में विभिन्न लसिकाभ अंगों की स्थिति चित्र 8.5 में दर्शाई गई है। ये आपका लसिका ग्रंथियां हैं। थाइमस आपका ये बीच में लोकेटेड है। लसिका वाहिकाएं जो आपकी लसिका वेन्स हैं वो आपकी यहाँ पर इस प्रकार से लोकेटेड होती हैं। अलग अलग रूपों में ये आपकी बॉडी को अलग अलग बीमारियों से इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है और आपको बचाती भी है। अस्थि मज्जा मुख्य लसिकाभ अंग है जहां लसिकाणुओं समेत सभी रुधिर कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। थाइमस एक स्पाइल अंग है जो हृदय के पास उरोस्थ के नीचे स्थित है। जन्म के समय थाइमस काफी बड़ा हो जाता है लेकिन बढ़ती उम्र के साथ आकार में घटता रहता है और यौवन अवस्था आने पर वह बहुत छोटा आकार का हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका लसिका भाग का जो मुख्य अंग है लसिका अणु समेत, यहाँ पर जो आपका स्पाइल या लोब्ड होता है, ये जो अंग होता है ये आपके हृदय के पास स्थित होता है। जन्म के समय में ये काफी बड़ा होता है और जैसे जैसे यौवन अवस्था आती है यानी कि एडल्टहुड आपका आता रहता है वैसे ही ये धीरे धीरे आकार में छोटा होता जाता है। अस्थि मज्जा और थाइमस दोनों ही टी लसिकाणुओं के परिवर्धन और परिपक्वन के लिए सूक्ष्म पर्यावरण मुहैया कराते हैं। पलीहा सेम के आकार का बड़ा अंग है। इसमें मुख्य रूप से लसिकाणु और भक्षकाणु होते हैं। यह रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर रुधिर निस्यंदक या फिल्टर के रूप में काम करते हैं। पीलिया में लाल रक्त कणिकाओं का बड़ा भंडार होता है। लसिका ग्रंथियां छोटी ठोस संरचनाएं होती हैं जो लसिका तंत्र पर भिन्न भिन्न स्थलों पर स्थित होती हैं। जो सूक्ष्म जीव या दूसरे प्रतिजन लसिका और उतक तरल में आ जाते हैं। लसिका ग्रंथियां उन्हें फांस लेती हैं। लसिका ग्रंथियों में फंसे प्रतिजन वहां मौजूद लसिका कणों के संक्रियण और प्रतिक्षण अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं यानी कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे जो आपके रुधिर होती है, यहाँ पर जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं वो फंस जाते हैं और रुधिका निस्यंदक यानी कि फिल्टर के रूप में ये काम करते हैं। प्रमुख पथों श्वसन, पाचन और जनन मूत्र पथ के आस्तत्रों के भीतर लसिकाभ उतक स्थित है और श्लेषम संबंध लसिकाभ उतक MALT म्यूकोसल कहलाते हैं। यह मानव शरीर के लसिका भाग उतक का लगभग 50% है। अब पढ़ते हैं एड्स के बारे में। एड्स शब्द उपार्जित प्रतिरक्ष न्यूनता संलक्षण के लिए प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ है प्रतिरक्ष तंत्र की न्यूनता जो व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होती है और जो इस बात का संकेत है कि यह न्यूनता कोई जन्मजात रोग नहीं है। एड्स का सबसे पहले 1981 में पता चला और जो लगभग पिछले 25 वर्षों में सारे विश्व में फैल गया है और इस रोग से 2,50,00,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो एड्स जो है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनतम संलक्षण है और ये जो होता है ये आपके जीवन काल में उपार्जित हो जाता है और ये पूरा का पूरा सिद्ध हो चुका है कि ये जन्मजात बीमारी
नहीं है। और 1981 में इसके बारे में सबसे पहली बार लगभग पता चला था, और उसके बाद से 25 वर्षों से ये सारे पूरे विश्व भर में फैल चुका है, और लगभग 2,50,00,000 लोगों की इससे मृत्यु भी हो चुकी है। ये आपके प्रोटीन आवरण है, पष्ट विषाणु है, और एड्स जो होती है बहुत ही ज्यादा घातक बीमारी होती है। नए विषाणु दूसरी कोशिकाओं को प्रभावित कर सकते हैं, यानी कि नए वायरसेस अगर बॉडी में आते हैं तो वो पुरानी कोशिकाओं को भी प्रभावित करके उसके बाद वो डीएनए में आपके केंद्रक के रूप में मिल जाते हैं, जिससे आपको रोग हो सकता है। एड्स एक विषाणु रोग है जो मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु के कारण होता है। HIV विषाणुओं को उस समूह में आता है जिसे पष्ट विषाणु कहते हैं, जिनमें RNA जीनोम को ढकने वाला आवरण होता है। चित्र 8.6। आमतौर पर HIV का संक्रमण निम्नलिखित से होता है। सबसे पहला क्या है? संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क से, फिर दूसरा है आपका संदूषित रक्त और रुधिर उत्पादों के आधान से, फिर तीसरा है आपका संक्रमित सुइयों के साझा से, यानी कि 3 से 4 चीजें हैं। फिर आपका आता है संक्रमित मां से अपरा द्वारा उसके बच्चे में। अब यहाँ पर आपके 3 से 4 अलग अलग रीजंस हैं। पहला है संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क से, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज आपकी ये है, सेल्स में ही आपके मिल जाती है, ब्लड स्ट्रीम में अगर मिल जाए। फिर आपकी सुई, अगर किसी ऐसे इंसान को जिसको एड्स है उसकी इंजेक्टेड सुई आपने किसी नॉर्मल इंसान में लगा दी तो उसको भी एड्स इसी सुई के संक्रमण से हो सकता है। ऐसे व्यक्ति जो अनेक से मैथुन करते हैं, मादक द्रव्य व्यसनी, जो अतः आपके किस अलग अलग रूप से मिलते हैं, जो अतः खतरा है वे हैं। अब माँ से भी हो सकता है, माँ से बच्चों में भी जा सकता है। शिरा द्वारा ड्रग लेते हैं ऐसे व्यक्ति जिन्हें बार बार रक्त आधान की जरूरत होती है, और संक्रमित माँ से जन्मे बच्चे। क्या आपको मालूम है कि लोगों के बार बार रक्त आधान की आवश्यकता कब होती है? यहाँ पर यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि HIV एड्स केवल छूने या शरीर के संपर्क में आने से नहीं फैलता है, यह केवल शरीर में स्रावित द्रवों से फैलता है। इसलिए यह भी महत्वपूर्ण है कि शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक स्वस्थता के लिए यह आवश्यक है कि HIV एड्स प्रभावित व्यक्ति को परिवार से या समाज से अलग थलग न किया जाए। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ड्रग्स वगैरह से भी हो सकता है, पहली बात। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एड्स जो होता है वो सिर्फ छूने मात्र भर से नहीं हो सकता है। ये आपके जब यौन संबंध बनते हैं माँ से बच्चों में हो जाता है, लेकिन छूने भर से उनके साथ रहने से ये बीमारी आपको नहीं फैल सकती है। तो ऐसे लोगों को जिनको एड्स है उनको समाज से अलग करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये छूने से नहीं होती है। पता लगाइए और ऐसी परिस्थितियों की सूची बनाइए। संक्रमण होने और एड्स के लक्षण प्रकट होने के बीच हमेशा अंतराल होता है। यह अवधि कुछ महीनों से लेकर कई वर्षों, प्राय 5 से 10 वर्ष की हो सकती है। व्यक्ति के शरीर में आ जाने के बाद विषाणु बृहत भक्षाणु के प्रवेश करते हैं, जहां उसका RNA जीनोम विलोम ट्रांसक्रिप्टेज प्रकीर्णन की सहायता से प्रतिकृतियन द्वारा विषाणुवीय DNA बनाता है। यह विषाणुवीय DNA परपोषी की कोशिकाओं के DNA में संविष्ट होकर संक्रमित कोशिकाओं को विषाणु कण पैदा करने का निर्देश देता है। बहुत भक्षकाणु विषाणु उत्पन्न करना जारी रखते हैं और इस तरह एक HIV फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। इसके साथ ही HIV सहायक टी लसिकाणुओं टी लसिकाणु के एक प्रकार या उप समूचे हैं, जिसके बारे में आप ऊपर प्रतिरक्षा तंत्र में पढ़ चुके हैं, में घुस जाते हैं, प्रतिकृति बनाते हैं और उसके बाद क्या होता है, संतति विषाणु पैदा कर देते हैं। रुधिर में छोड़े गए संतति विषाणु दूसरे सहायक टीके लसिकाणुओं पर हमला कर देते हैं। अब यहाँ पर आपके जितने भी ये एड्स होता है, ये HIV पॉजिटिव जो भी हो जाते हैं HIV वायरस से ही होता है। अलग अलग विषाणुओं को ये शरीर में घुसने के बाद उत्पन्न कर देते हैं। TH जैसी जो आपके लसिकाणु होते हैं उसमें भी ये फैल जाते हैं और फिर फिर अपने ही तरीके की नई संततियों को क्या करते हैं, ये पैदा करना शुरू कर देते हैं। यह क्रम बार बार दोहराया जाता है, जिसकी वजह से संक्रमित व्यक्ति के शरीर में सहायक टी लसिकाणुओं की संख्या में
उत्तरोत्तर कमी हो जाती है। इस अवधि के दौरान बार बार बुखार और दस्त आते हैं, जो वजन, इसकी वजह से क्या होता है, वजन घट जाता है। सहायक टी लसिकाणुओं की संख्या में गिरावट के कारण व्यक्ति जीवाणुओं, विशेष रूप से माइकोबैक्टीरियम विषाणुओं, कवकों, यहाँ तक कि टॉक्सोप्लाज्मा जैसे परजीवियों के संक्रमण का शिकार हो जाता है। रोगों में इतनी प्रतिरक्षा न्यूनता हो जाती है कि वह इन संक्रमणों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाते हैं। एड्स के लिए व्यापक रूप से काम में लाए जाने वाला नैदानिक परीक्षण एंजाइम्स संकलन प्रतिरक्षा रोधी अमापान एलिसा है। प्रतिपष्ट विषाणुवीय औषधियों से एड्स का उपचार अधिक रूप से ही प्रभावी है। यह औषधियां रोगों की अवश्य भावी मृत्यु को आगे सरका सकती है, रोक नहीं सकती है। तो यहाँ पर आपके अलग अलग जो संक्रमण एड्स की वजह से होता है, उसमें क्या होता है, आपकी प्रतिरक्षा इतनी ज़्यादा खत्म होने लग जाती है, इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा वीक पड़ जाती है कि वो संक्रमण से अपने आप को नहीं बचा पाती है। एड्स के लिए भी जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल आपका एक परीक्षण देखा गया है वो है एंजाइम्स संकलन। इससे काफ़ी हद तक ठीक हो सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ये औषधियाँ एड्स के उपचार में प्रभावी हो जाती हैं, ऐसी औषधियाँ जो होती हैं वो मृत्यु के रोग को सरका सकती हैं, यानी कि अवधि को थोड़ा आगे पीछे कर सकती हैं, लेकिन रोक नहीं सकती हैं। एड्स की रोकथाम, एड्स को ठीक नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको रोकथाम ही सबसे उत्तम उपाय है। इसके अलावा HIV संक्रमण सचेतन व्यवहार पैटर्न के कारण फैलता है, न कि न्यूमोनिया या टाइफॉइड की तरह अनजाने में। यह ठीक है कि रक्त आधान रोगियों में, नवजातों में, मां से आदि में यह संक्रमण सही निगरानी न होने के कारण हो सकता है। एकमात्र बहाना अनभिज्ञता हो सकती है, लेकिन कहावत बिल्कुल सही है कि अज्ञानता के कारण मत मरो। तो अब ये जो एड्स बीमारी है ये कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। थोड़ा इसका जो फैक्टर है वो आप डिले कर सकते हो कि थोड़ा लेट हो सकता है इसके इफेक्ट में, लेकिन इंसान का तय है कि मरेगा ही मरेगा, आज नहीं तो कल। आप आज की जगह कल या कल की जगह परसों तक सरका सकते हैं, खत्म आप इसको नहीं कर सकते, इसीलिए इसको रोकथाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो अज्ञानता के कारण मरना तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। आपको अपनी बॉडी के बारे में और आसपास कैसे आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब भारतवर्ष में भी बहुत सारे ऐसे किस्से आपको देखने को मिलते हैं। गैर सरकारी संगठन NGO लोगों को एड्स के बारे में शिक्षित करने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। HIV संक्रमण के फैलने से रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनेक कार्यक्रम आरंभ किए हैं। रक्त बैंकों के रक्त HIV से मुक्त करना, सार्वजनिक और निजी अस्पतालों और क्लिनिकों में केवल प्रयोज्य सुइयां और सिरिंज ही काम में लाई जाएं, इसकी व्यवस्था करना, कंडोम का मुफ्त वितरण, ड्रग के कुप्रयोग का नियंत्रण करना, सुरक्षित यौन संबंधों की सिफारिश करना और सुग्राही समष्टि में HIV के लिए नियमित जांच को बढ़ावा देना इन कार्यक्रमों में से कुछ एक है। तो अलग अलग NGOs हैं आपके, जो गैर कानूनी संगठन होते हैं, उन्होंने सार्वजनिक तौर पे अलग अलग जो आपकी संस्थाएं हैं, जो संस्थाएं स्थापक हो रखी हैं, उन्होंने आपको एड्स के बारे में जानकारी भी प्रदान करी है। सुरक्षित यौन संबंध कैसे बनाना है, उन सब चीज़ों के बारे में टाइम टू टाइम वो बताते रहते हैं। HIV से संक्रमण या एड्स से ग्रस्त होना कोई ऐसी बात नहीं है जिसे छुपाया जाए, क्योंकि छुपाने से यह संक्रमण और भी ज़्यादा लोगों में फैल जाता है। समाज में HIV एड्स संक्रमित लोगों को सहायता और सहानुभूति की ज़रूरत है एवं उन्हें हाय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जब तक समाज ऐसी ही एक समस्या के रूप में नहीं देखेगा जिसका समाधान सामूहिक तौर पर किया जाना चाहिए, तब तक रोग के व्यापक रूप से फैलने की गुंजाइश कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है।
यह एक ऐसी व्याधि है जिसके फैलाव को समाज और चिकित्सक वर्ग में सम्मिलित प्रयास में ही रोका जा सकता है। तो एड्स इतनी कोई बड़ी बीमारी भयंकर है, लेकिन इसको छुपाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है, कोई ये शर्मसार बात भी नहीं है। जितना छुपाएंगे उतना ज़्यादा ये बढ़ेगा, आसपास लोगों को फैलेगा, ज़्यादा जाने जाएंगी। इससे बेहतर है इसको अपनाइए और छुपाने की जगह आगे डॉक्टर के पास जाके उसका समाधान निकालने की कोशिश करिए। अब पढ़ते हैं अगली बीमारी जिसका नाम है कैंसर। मानव में भयंकर रोगों में से एक कैंसर है और विश्व भर में मौत का प्रमुख कारण भी यही है। भारतवर्ष में प्रति वर्ष 10 लाख से भी ज्यादा लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं और इसकी बड़ी संख्या से मर जाते हैं। कैंसर होने की क्रियाविधि अथवा कोशिकाओं का कैंसर जनी रूपांतरण, इसका उपचार और नियंत्रण जैविकी और आयु विज्ञान में गहन अनुसंधान का विषय है। हमारे शरीर में कोशिका वृद्धि और विभेदन अत्यधिक नियंत्रित और नियमित है। कैंसर कोशिकाओं में ये नियामक गतिविधियां टूट जाती हैं। प्रसामान्य कोशिकाएं ऐसा गुण दर्शाती हैं जिसे संस्पर्श संदर्भ कहते हैं और इसी गुण के कारण दूसरी कोशिकाओं में उनका संस्पर्श उनकी अनियंत्रित विधि को संदमित करता है। ऐसा लगता है कि कैंसर कोशिकाओं में यह गुण खत्म हो गया है। इसके फलस्वरूप कैंसर कोशिकाएं विभाजित होना जारी रख कोशिकाओं का भंडार खड़ा कर देती हैं, जिसे अवरुद्ध ट्यूमर कहते हैं। अवरुद्ध दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म बिनाइन और दुर्दम मैलिग्नेंट। सुदम अवरुद्ध समानताएं अपने मूल स्थान तक सीमित रहते हैं, शरीर के दूसरे भागों में नहीं फैलते हैं, इन्हें मामूली क्षति होती है। तो कैंसर कैसे होता है? पहले ये छोटे सेल्स बनाते हैं। अब ये सेल्स क्या होते हैं, धीरे धीरे ये ऐसा लगता है कि वो खत्म हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में खत्म नहीं होते। ये बॉडी में अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहते हैं और उसके बाद ये ट्यूमर के रूप में सामने आ जाते हैं। ये बन जाते हैं आपके ट्यूमर। खत्म हो गया है और ये कोशिकाएं आपकी ट्यूमर बन जाती हैं। अब ये ट्यूमर बनने के बाद ऐसा ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेनाइन और दूसरा होता है मैलिग्नेंट। अब ये जो बेनाइन होते हैं ये एक ही जगह पर रहते हैं, मूव नहीं करते हैं, फैलते नहीं है, ज्यादा नुकसान इनसे नहीं होता। दूसरे जो होते हैं ये फैलते जाते हैं दूसरे अंगों में और ये घातक साबित हो जाते हैं। ये बहुत तेजी से बढ़ती हैं और आसपास के सामान्य ऊतकों पर हमला करके उन्हें क्षति पहुंचा देती हैं। अवरुद्ध कोशिकाएं सक्रियता से विभाजित और विधृत हो जाती हैं, जिससे वे अत्यावश्यक पोषकों के लिए सामान्य कोशिकाओं से स्पर्धा करती हैं और उन्हें भूखा मार देती हैं। और ऐसे जो अवरुद्ध होते हैं ये क्या करते हैं, ये अबूंद दूसरी जगहों पर जाते हैं और दोबारा से खुद को बनाना शुरू कर देते हैं। मेटास्टेसिस कहलाने वाला यह गुण दुर्दम अबुंद्रों का सबसे डरावना गुण है। अब देखते हैं कैंसर के कारण क्या क्या होते हैं। प्रसामान्य कोशिकाओं का कैंसरी नव द्रव्य कोशिकाओं में रूपांतरण को प्रेरित करने वाला कारक भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकता है। ये कारक कैंसर जन कहलाते हैं। एक्स किरण और गामा किरणों जैसे आयनकारी विकिरण और पराबैंगनी जैसे आयनकारी विकिरण डीएनए को क्षति पहुंचाते हैं, जिसके नवद्रव्यायी रूपांतरण होता है। तंबाकू के धुएं में मौजूद रासायनिक कैंसरजन फेफड़े के कैंसर में मुख्य कारण है। कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु अवरुद्धीय विषाणुओं कहलाते हैं। हमने जो जीन हमारे अंदर जो या फिर इनके अंदर जो जीन होते हैं, इनमें विषाणुवीय अवरुद्धजनी वायरल ऑकोजन जो होते हैं वो इन्हें कहा जाता है। तो कैसे होते हैं, बहुत सारे तीनों कारक भौतिक, रासायनिक और जैविक कारक हो सकते हैं। जो आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, उनकी वजह से हो सकता है। तंबाकू में जो आपके रासायनिक होते हैं उसमें कैंसर जन आपके प्रेजेंट होते हैं। इन सभी रीजंस की वजह से क्या होता है, कैंसर होने के चांसेस। इसके अलावा प्रसामान्य कोशिकाओं में कई जीनों का पता चला है जिन्हें कुछ विशेष परिस्थितियों में सक्रियत किए जाने पर वे कोशिकाओं को कैंसर जन रूपांतरण कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जितने भी ये कोशिकाएं होती हैं ये कई जो आपकी कैंसर जन होते हैं उनके साथ मिलती हैं और कैंसर जन कोशिकाओं को और भी ज्यादा बढ़ाती रहती हैं। अब देखते हैं कैंसर अभिज्ञान और निदान।
कैंसरों का शुरू में ही पता लगाना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसे होने पर कई मामलों में इस रोग का सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है। कैंसर अभिज्ञान ऊतकों की जीवित परीक्षा और ऊतक वृत्तिकी अध्ययनों तक बढ़ती कोशिका गणना के लिए रुधिर तथा अस्थिमज्जा परीक्षण पर आधारित है, जैसा कि अधिश्वेत रक्तता के मामले में होता है। जीवोती परीक्षण में जिस ऊतक पर शक होता है उसका एक टुकड़ा लेकर पतले अनुच्छेदों में काटकर अभिरंजित करके रोग विज्ञानी द्वारा जांचा जाता है। आंतरिक अंगों के कैंसर का पता लगने के लिए विकिरण चित्रण भी किया जाता है और चुंबकीय अनुनादी इमेजिंग जैसी तकनीकी बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं। तो शुरुआत में ही कैंसर का अगर पता चल जाए तो उसको ख़त्म किया जा सकता है। आगे के स्टेजेस होते हैं तो ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट पूरे बॉडी पार्ट से फैल चुका होता है कि उसके बाद उसको निकालना बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। क्या होता है इसमें, जहाँ पे कैंसर सेल्स होते हैं उनको निकाला जाता है, जांच उनकी करी जाती है, किस प्रकार के वो होते हैं देखा जाता है, उस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट आपका किया जाता है। जीवित ऊतक में वैकृतिक और कायकीय परिवर्तनों का एकदम सही पता लगने के लिए एमआरआई में तेज चुंबकीय क्षेत्रों और अनायनकारी विकिरणों का उपयोग किया जाता है। तो क्या होता है यहाँ पे देखने के लिए किस प्रकार के ये जीव हैं या ऊतक किस प्रकार के हैं, जो एमआरआई मशीन होती है उसमें चुंबकीय तत्व होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, उनसे इनका पता लग जाता है। कुछ कैंसरों का पता लगाने के लिए कैंसर विशिष्ट प्रतिजनों के विरुद्ध प्रतिरक्षियों का भी उपयोग किया जाता है। कुछ कैंसरों के प्रति वंशागत सुग्रहिता वाले व्यक्तियों में जीनों का पता लगाने के लिए आणविक मॉलिक्यूलर जैविक की तकनीकों का काम में लिया जा सकता है। ऐसे जीनों की पहचान जो किसी व्यक्ति को विशेष कैंसरों के प्रति प्रवृत्त करते हैं, कैंसर की रोकथाम के लिए बहुत उपयोगी हो जाते हैं या फिर हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कुछ ऐसे विशेष कैंसर जनों से जिनके प्रति वे सुग्राही हैं, जैसे फुफ्फुस कैंसर में तंबाकू का धुआं से बचने की सलाह देनी चाहिए। तो आपके जितने कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिसको रोका जा सकता है, रोकथाम उसमें करी जा सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके जैसे फेफड़ों का जो कैंसर होता है जो तंबाकू के धुओं से हो सकता है, उसके बारे में जानकारी बहुत से काफ़ी ऊंचे स्तर पर बताई जा सकती है। कैंसरों का उपचार, आमतौर पर कैंसरों के उपचार के लिए शल्यक्रिया, विकिरण चिकित्सा और प्रतीक्षा चिकित्सा का सहारा लिया जाता है। विकिरण चिकित्सा में अबुंद कोशिकाओं का घातक रूप से विकिरण किया जाता है, लेकिन अवरुद्ध के ढेर के पास वाले प्रसामनी ऊतकों का पूरा ध्यान भी साथ साथ रखा जाता है। कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए अनेक रसोचिकित्सीय औषध काम में लाए जाते हैं। इनमें से कुछ औषध विशेष अवरुद्धों के लिए विशिष्ट है। अधिकांश औषधों के अनुषंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे कि बालों का झड़ना, अरक्तता आदि। तो कैंसर के बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स देखे जाते हैं। अभी तक बहुत सारी दवाइयां भी लाई जा चुकी हैं जो प्राइम स्टेजेस पे कैंसर को पूरी तरीके से आपकी बॉडी से हटा सकती है। कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं जैसे बालों का झड़ना, अरक्तता। अधिकांश जो कैंसर का उपचार होता है वो शल्यक्रम, विकिरण चिकित्सा और रसो चिकित्सा के संयोजन से किया जा सकता है। अब देखते हैं ड्रग और अल्कोहल कुप्रयोग। सर्वेक्षणों और आंकड़ों से पता चलता है कि ड्रग और अल्कोहल का उपयोग विशेष रूप से नवयुवकों में बढ़ता जा रहा है। यह सचमुच चिंता का विषय है, क्योंकि इसके अनेक दुष्परिणाम हैं। समुचित शिक्षा और मार्गदर्शन से नवयुवक इन खतरनाक आदतों से अपने आप को बचा पाएंगे और स्वस्थ जीवन शैली भी अपना पाएंगे। आमतौर पर जिन ड्रगों का कुप्रयोग किया जाता है वह है ओपिओइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका अल्कलॉइड्स। इनमें से अधिकांश पुष्पी पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि फ्लावर से लिए जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कवकों से निकाले जाते हैं। ओपिओइड ऐसे ड्रग हैं जो हमारे केंद्रीय तंत्रिक तंत्र और जठरांत्र पथ में मौजूद विशिष्ट ओपिओइड्स ग्राहियों से बंध जाते हैं। आमतौर पर
स्मैक के नाम से मशहूर हेरोइन चित्र 8.7 रासायनिक रूप में डाइसिटिल मॉर्फिन को, जो सफेद गंधहीन तीखा रेवदार यौगिक होता है, यह मॉर्फिन के एसिटिलीकरण के से प्राप्त किया जाता है चित्र 8.7, जो कि पोस्त के पौधे पेपवर के लेक्टिस के निष्कर्ष द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ये जो आपकी ओपॉइड्स जैसा जो ड्रग है, इसको आप नॉर्मल तौर पे क्या बोला जाता है, इसको हेरोइन के नाम से जाना जाता है, स्मैक के नाम से जाना जाता है। ये पौधे जो होते हैं पेपवर, उससे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। इससे होता क्या है, जैसे ही अंदर जाता है, आमतौर पर हेरोइन नाक द्वारा जोर से सांस लेकर या टीके द्वारा यानी कि इंजेक्शन से लिया जाता है। यह एक अवसादक है और शरीर की प्रकायों को धीमा कर देता है, यानी कि आपके जो सेंसेस वगैरह होते हैं शरीर के, उनको स्लो डाउन कर देता है। यह है आपका मॉर्फिन की रासायनिक संरचना, केमिकल जो आपका मॉर्फिन किस तरीके से बनता है, ये आपका केमिकल स्ट्रक्चर है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CH3 इसमें देखा गया है। और ये है अफीम पोस्त, जिससे अफीम नाम का ड्रग बनाया जाता है या फिर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यह है आपका कैनबिस स्टाइवा भाग की पत्तियां, इससे भी ड्रग ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ये है कैनेबिनाइड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब अगला है हमारा कैनेबिनॉइड्स, रसायनों का समूह है जो मुख्य रूप से मस्तिष्क में मौजूद कैनोबिनॉइड ग्रहियों से पारस्परिक क्रिया करते हैं। प्राकृतिक कैनेबिनॉइड कैनबिस सैटाइवा पौधे के पुष्प क्रम से प्राप्त किए जाते हैं। भांग के फूलों के शीर्ष, पत्तियों और राल के विभिन्न संयोजन, जैसे कि आपके अलग अलग पौधे हो गए, मैरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा बनाने के काम भी आते हैं। और ये आमतौर पर अंतः श्वसन और मुंह द्वारा खाए जाते हैं, यानी कि मुंह से ही डायरेक्टली इनको कंजम्पशन हो जाता है। और मादक द्रव्य ड्रग शरीर के हद वाहिका तंत्र को प्रभावित कर देता है, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ये सीधा अफेक्ट करता है। फिर आपका आता है कोका एल्कलॉइड या कोकेन कोका, पादप एर्थ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है, जो कि मूल रूप से दक्षिण अमेरिका का पौधा है। यह तंत्रिका प्रेषक न्यूरोट्रांसमोटर डोपामिन के प्रवाहीन में बाधा डाल देता है। कोकन, जैसे आमतौर के कोका या क्रैंक कहा जाता है, प्राय जोर से सांस द्वारा अंदर खींचा जाता है। इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर जोरदार उद्दीपक असर पड़ता है, जिसमें सूखाभास और ऊर्जा में वृद्धि की अनुभूति हो जाती है। कोकेन की अत्यधिक मात्रा से विभिन्न हैलुसिनेशन हो जाता है, विभ्रम जिसे बोला जाता है। अन्य प्रसिद्ध पादप जिनमें विभ्रम पैदा करने का गुण है, एट्रोफा, बेल्टोना और धतूरा है। आजकल कुछ खिलाड़ी भी कैनेबिनॉइड का दुरुपयोग करते हैं। फिर ये जो आपका कोकेन, जिससे बहुत ज्यादा आम तौर पर इसे कहा जाता है, ये क्या करता है, इससे आपको हैलुसिनेशंस हो सकते हैं, विभ्रम हो सकते हैं, सूखा भाव, यूफोरिया जो होता है, सडनली आपको ऊर्जा ये प्रदान कर देता है, ऐसा भ्रम हो जाता है, हैलुसिनेशन होने लग जाते हैं, जो चीजें एक्चुअल में हो ही नहीं रही होती हैं वो देखने लग जाती हैं। और इसका उपयोग आजकल बहुत सारे खिलाड़ी भी कर रहे हैं, जो कि गलत है। फिर आते हैं आपके बर्बिट्यूरेट, एम्फेटामीन, बेंजोडाइजेपिन और लाइसजर अम्ल, डाइथिल एमाइड्स, LSD जैसे ड्रग और इन जैसे अन्य ड्रग जो अवसाद, डिप्रेशन और अनिद्रा जैसे मानसिक व्याधि से ग्रस्त रोगियों की सहायता के लिए सामान्यतः औषधियों के रूप में काम लिए जाते हैं, इनका भी कुप्रयोग हो रहा है। अब ये आपकी अलग अलग जो औषधियां हैं या ड्रग हैं, जैसे LSD भी हो गया, जो आपके डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन में यूज करी जाती हैं, उसका भी बहुत ज्यादा दुरुपयोग आजकल हो रहा है। मॉर्फिन एक बहुत प्रभाविक शामक और पीड़ाहर और
पीड़ाहर है और जिन रोगियों का शल्य क्रिया हुई है इनके लिए बहुत उपयोगी है। विभ्रमी गुण वाले अनेक पादपों, फलों, बीजों का विश्व भर में लोक औषधि, धार्मिक उत्सवों और अनुष्ठानों में सैकड़ों वर्षों से उपयोग हो रहा है। जब ये औषधियां चिकित्सा के बजाय दूसरे उद्देश्य से ली जाती हैं, इनकी मात्रा में इतनी बार ली जाती हैं कि व्यक्ति के शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक प्रकायों को गड़बड़ा देती हैं, तो यह ड्रगों का कुप्रयोग बन जाता है। अब ये जितनी भी आपके अलग अलग ड्रगों का नाम अभी बताया गया है, ये सारी औषधियों में यूज होती हैं, लोगों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करी जाती हैं। जब इन्हीं का उपयोग एक क्वांटिटी से ज्यादा कर दिया जाता है, दिन में 4-4 बार, 8-8 बार लगातार किया जाता है, उसी के बाद क्या करती है, ये आपकी शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक सारी की सारी जो नॉर्मल एक्टिविटीज आपके बॉडी में चलती हैं उसको बिल्कुल उथल पुथल करके खराब कर देती है। धूम्रपान से इन तीव्र ड्रगों के सेवन का रास्ता खुल जाता है। तंबाकू का प्रयोग मानव 400 वर्षों से भी अधिक समय से करता आ रहा है। तंबाकू पिया जाता है, चबाया जाता है या फिर सूंघा भी जाता है। तंबाकू में बहुत से रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिनमें से एक क्या है, एल्कलाइड, निकोटिन भी शामिल है। निकोटीन अधिवृवक ग्रंथि एड्रेनलिन ग्लैंड को उद्दीपित कर देता है, जिससे एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन रक्त परिसंचरण में मोचित होता है, अर्थात छोड़ी जाती है। ये दोनों रक्तचाप और हृदय स्तंभन पर बढ़ाती है। धूम्रपान फुफ्फुस, मूत्राशय और गले के कैंसर के लिए भी बहुत ज्यादा उत्तरदायी होती है, उसे संबंधित होती है। तंबाकू चबाना मुख कोटर के कैंसर के खतरे को बढ़ा देता है। धूम्रपान से रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और हीम आपबंद ऑक्सीजन की सांद्रता घट जाती है। इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब धूम्रपान तो 400 साल से ही पहले से होता आ रहा है। इससे अलग अलग बीमारी हो जाती है, फेफड़ों में बीमारी हो जाती है। एड्रेनल जो नेचुरल काम होता है, एड्रेनलिन वो काम नहीं कर पाता है। रक्त में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब व्यक्ति सिगरेट के पैकेट खरीदता है तो यह तक नहीं सोचता है या देखता है कि निगाह पैकेट पर ही देख ले, उसके ऊपर ही इतना भद्र चित्र बना होता है, साफ साफ उस पर लिखा भी होता है कि ये कंज्यूम करने से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। अब सिगरेट पीने से ना केवल आपके फेफड़े खराब होते हैं, आपके आसपास अगर कोई खड़ा है तो वो भी पैसिव स्मोकिंग करता है और उसके फेफड़े भी खराब हो जाते हैं। इसका छुटकारा पाने के लिए बहुत सारी संस्थाएं भी हैं, निकोटीन है, अलग अलग प्रकार की दवाइयां हैं, उसका सेवन करना चाहिए और जितना जल्दी हो सके सिगरेट से इजाद पाना चाहिए। अब देखते हैं किशोरी अवस्था और ड्रग अल्कोहल कुप्रयोग। किशोरी अवस्था का अर्थ एक अवधि और एक प्रक्रिया दोनों से है, जिसके दौरान एक बालक समाज में अपनी प्रभाव सहभागिता के लिए अपनी वृत्ति और विश्वास के अनुसार परिपक्व हो जाता है। 12 से 18 वर्ष की आयु की अवधि को किशोर अवस्था माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में किशोर अवस्था बचपन और प्रौढ़ता को जोड़ने वाला पुल है। किशोर अवस्था के साथ साथ उनमें अनेक जीव विज्ञान और व्यवहारात्मक परिवर्तन आते हैं। इस प्रकार किशोर अवस्था किसी व्यक्ति का मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास का बहुत ही नाजुक समय है। तो किशोर अवस्था कौन सी होती है? 12 से 18 इंसान समाज में खुद को आगे दिखाने के लिए, प्रभावशाली दिखाने के लिए अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज, जिसमें गलत एक्टिविटीज भी शामिल हैं, कर सकता है। जिज्ञासा, जोखिम उठाना और उत्तेजना के प्रति आकर्षण और प्रयोग करने की इच्छा ऐसे सामान्य कारण हैं जो किशोरों को ड्रग तथा अल्कोहल के लिए अभिप्रेरित करते हैं। बच्चों का प्राकृतिक जिज्ञासा उसे प्रयोग के लिए अभिप्रेरित करता है। तो इस उम्र में क्या होता है, बहुत क्यूरोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है। इस जिज्ञासा की वजह से ही कि अगर ड्रग का कंजम्पशन करेंगे तो एक्चुअल में होगा क्या, यही जिज्ञासा उनको इस गलत राह पर लेकर जा सकती है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। और यहाँ पर यही देखा गया है कि किशोरी अवस्था में सबसे ज्यादा ये सारी चीजें देखी जाती हैं। ड्रग या अल्कोहल की पहली बार सेवन जिज्ञासा या प्रयोग करने के कारण हो सकता है, लेकिन बाद में बच्चा इनकी उपयोग समस्याओं का सामना करने के बचने के लिए करने लगता है। पिछले कुछ समय में शैक्षिक क्षेत्र में या परीक्षा से सबसे आगे रहने के दबाव में उत्पन्न तनाव ने भी किशोरों को अल्कोहल या ड्रगों को आजमाने के लिए
फुसलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। युवकों में यह बोध भी धूम्रपान करना, ड्रग या अल्कोहल का उपयोग व्यक्ति के ठंडा या प्रगति का प्रतीक है। यही इन आदतों की शुरू करने का मुख्य कारण है। इस बोध का बढ़ावा देने में टेलीविजन, सिनेमा, समाचार पत्र, इंटरनेट ने भी सहायता दी है। किशोरों में ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग को अन्य कारणों में परिवार के ढांचे में अस्थिरता या एक दूसरे को सहारा देने तथा मित्रों के दबाव का अभाव भी है। तो अलग अलग रीजंस की वजह से ये शुरू होता है। पहले टेस्टिंग की वजह से शुरू होता है, बाद में आदत पड़ जाती है। फिर ये आदत ऐसी पड़ती है जो आपको तो खराब, आपकी जिंदगी को तो खराब कर ही देती है, साथ साथ जितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको भी ये बहुत ज़्यादा, उन पे भी बहुत ज़्यादा गंदा असर ये पड़ता है। बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, कंपटीशन होता है, कंपटीशन में खुद को शांत रखने के लिए ड्रग या अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद ऐसा शांत होते हैं कि उसके बाद वो कभी उठ ही नहीं पाते। व्यसन और निर्भरता, यह समझें कि ड्रग लाभकारी है, इन्हें बार बार लेने का कारण है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अल्कोहल और ड्रग की अंतर्निहित व्यसनी प्रकृति है, लेकिन व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाता। ड्रगों और अल्कोहल की कुछ प्रभावों के प्रति लत एक मनोवैज्ञानिक अशक्ति है। यह प्रभाव है सूखाभास और भला चंगा होने की अस्थायी भावना, जो व्यक्ति को उस समय भी ड्रग एवं अल्कोहल लेने के लिए प्रेरित करने से जुड़ी है जबकि उनकी जरूरत नहीं होती है या उनका इस्तेमाल आत्मघाती होता है। ड्रग के बार बार उपयोग से हमारे शरीर में मौजूद ग्राहियों का स्तर बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप ग्राही ड्रगों या अल्कोहल की केवल उच्चतर मात्रा के प्रति अनुक्रिया करते हैं, जिसके कारण अधिकांश मात्रा में लेने से लत पड़ जाती है। लेकिन एक बात बुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि इन ड्रग को एक बार लेना भी व्यसन बन सकता है, यानी कि आदत बन सकता है। इस प्रकार ड्रग और अल्कोहल की व्यसनी शक्ति उन्हें इस्तेमाल करने वाले या वाली को एक दोषपूर्ण चक्र में घसीट लेती है, जिससे इनका नियमित स्वयं या कुप्रयोग करने लगते हैं और इस चक्र से बाहर निकलना उनके बस में नहीं रहता। किसी मार्गदर्शन या परामर्श के अभाव में व्यक्ति व्यसनी लती बन जाता है और उनके ऊपर आश्रित होने लगता है। तो ये स्टार्टिंग चाहे जिस रीजन की वजह से भी हो, लेकिन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे ही इसकी लत पड़ जाएगी, जिस चीज़ से बचने के लिए आप इसको कंज्यूम कर रहे थे, ये चीज़ आपको एक लूप में डाल देगी और आप इस चाहेंगे भी तो एक पॉइंट के बाद इस चीज़ से, ड्रग, सिगरेट और अल्कोहल यानी कि दारू, उस चक्र से आप बाहर चाह कर भी एक पॉइंट के बाद नहीं निकल पाएंगे। निर्भरता शरीर की वृत्ति है जो ड्रग अल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद कर दिए जाने पर अभिलक्षीकरण और अप्रिय विनिवृतन संलक्षण विड्रॉल सिंड्रोम के रूप में व्यक्त होती है। तो विड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है? जब अचानक से आप ये छोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपकी बॉडी जो होती है वो रिफ्रेन करती है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा बॉडी को आदत डाल देते हैं इन सब चीज़ों की। सडनली विड्रॉ अगर आप करते हैं, जिसको विड्रॉल सिंड्रोम बोला जाता है, तो आपकी बॉडी रेजिस्ट करने लग जाती है और बहुत ही अबनॉर्मल तरीके से आपकी बॉडी रिएक्ट करने लग जाती है। निर्भरता, दूसरे पे आप निर्भर होने लग जाते हैं। छोटी से छोटी चीज़ जो आप खुद से कर सकते हैं, उन छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए भी आप दूसरे पर ही निर्भर हो जाते हैं। ड्रग अल्कोहल कुप्रयोग के प्रभाव। ड्रग और अल्कोहल के तत्कालिक प्रतिकूल प्रभाव अंधाधुंध व्यवहार, बर्बरता और हिंसा के रूप में व्यक्त होते हैं। तो क्या क्या इसके नेगेटिव सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, ये सिर्फ अभी बताया गया था। ना केवल सिर्फ आपको ये तबाह करेंगे, बल्कि आपके साथ साथ जितनी भी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं उनको भी ये नष्ट या खत्म कर सकते हैं। बहुत सारे दुष्प्रभाव इसके होते हैं, मार पिटाई, हिंसा, सारे इसी के कुलक्षण है और इसी के रीजन है, और इससे इंसानों की मृत्यु भी हो जाती है। ड्रगों का संयोजन या अल्कोहल के साथ उनके सेवन का आमतौर पर यह परिमाण अति मात्रा होती है। युवाओं में ड्रग और अल्कोहल दुरुपयोग के सबसे सामान्य लक्षण शैक्षिक क्षेत्र में प्रदर्शन में कमी, बिना किसी स्पष्ट कारण के स्कूल या कॉलेज से अनुपस्थिति, व्यक्तिगत स्वच्छता की रुचि में कमी, एकाकीपन, अवसाद, थकावट, ये सारे इसी के लक्षण होते हैं। आसपास की किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता है, डिप्रेशन होता जाता है, हाइजीन से आपको कोई मतलब नहीं रहता है, भूख प्यास लगना बंद हो जाती है। ये सारे ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग के प्रभाव हैं।
ड्रग अल्कोहल के कुप्रयोग के दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं। अगर कुप्रयोगिता को ड्रग अल्कोहल खरीदने के लिए पैसे नहीं मिले तो वह चोरी का सहारा ले सकता है या ले सकती है। यह प्रतिकूल प्रभाव केवल ड्रग अल्कोहल का सेवन करने वाले तक सीमित नहीं रहता। कभी कभी ड्रग अल्कोहल आदि का अपने परिवार या मित्र आदि के लिए भी मानसिक और आर्थिक कष्ट का कारण बन सकता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, पैसे नहीं बचते हैं, कमाने का कोई स्रोत बचता नहीं है, तो चोरी तक कर लेते हैं, घर की एक एक चीज बेच देते हैं ताकि खुद की बॉडी के अंदर वो ड्रग अल्कोहल या ऐसी चीजों का ये सेवन कर सकें। जो अतः शिरा द्वारा ड्रग लेते हैं उनको एड्स और यकृतशोथ बी जैसी गंभीर संक्रमण होने की संभावना अधिक हो जाती है। जो इंजेक्शंस के थ्रू लेते हैं उनको अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो भी देखने को मिल जाती है। किशोरी अवस्था के दौरान अल्कोहल के सेवन का दीर्घकालीन प्रभाव भी हो सकता है। इससे प्रौढ़ अवस्था में बहुत अधिक पीने की लत लग सकती है। ड्रग और अल्कोहल के चिरकारी उपयोग से तंत्रिका तंत्र और यकृत को क्षति पहुंचती है। ऐसा भी ज्ञात है कि गर्भावस्था के दौरान ड्रगों एवं अल्कोहल का उपयोग गर्भ पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो यौन अवस्था में ली गई एडल्टहुड में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, और अगर बाई चांस फीमेल्स ने अगर ये कंज्यूम करना शुरू कर दिया है बहुत टेंडर एज में, तो प्रेगनेंसी का जो टाइम आता है उसमें भी डायरेक्ट इफेक्ट डाल सकती है और किसी भी औरत को ये इनफर्टाइल पल भर में कर सकता है। ड्रगों का एक और दुरुपयोग कुछ खिलाड़ियों द्वारा अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए होता है। यानी कि जो अलग अलग खिलाड़ी होते हैं वो ड्रग का कंजम्पशन ठीक अपने गेम से पहले करते हैं। क्यों? ताकि उनकी मांसपेशियां बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएं, उनका जो हड्डियों का ढांचा है या उनकी जो ताकत की जो एनर्जी लेवल जो है वो सारे एक लेवल पे रहे, बिल्कुल उच्च स्तर पे रहे। और उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे ये फ़ायदा होता है कि वो गेम अच्छी तरीके से खेल पाते हैं। ये भी एक खिलाड़ियों में बहुत ज़्यादा देखा गया है, बहुत ज़्यादा अत्यधिक वृद्धि इसमें देखी जाती है। भक्षेप का बढ़ जाना, आवाज़ का गहरा हो जाना, ये सब इसमें शामिल है। पुरुषों में मुहासे, बड़ी आक्रामकता, भाव दोष में उतार चढ़ाव, अवसाद, वृषणों का आकार की घटना। तो एक टाइम पे तो बहुत तेजी से ये पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देगा, लेकिन ये टाइम बीइंग के लिए होता है। हाई एनर्जी लेवल्स, सारी चीज़ें अच्छे से होना, दुनिया की चिंता ना करना, बिल्कुल बेफिक्रे में जीना, ये कुछ टाइम के लिए रहता है। बट ये जब आपकी बॉडी पे नेगेटिव असर लाना शुरू कर देती है तो इतनी तेजी से आपके शरीर को खत्म करके रख देगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप इससे बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। इसके फलस्वरूप आपकी वृद्धि रुद्ध भी हो सकती है, यानी कि आपका जो डेवलपमेंट है वो भी इसकी वजह से। अगला टॉपिक है रोकथाम और नियंत्रण। पुरानी कहावत चिकित्सा से रोकथाम बचाव अच्छी है, यहाँ पर भी खरी बैठती है। यहाँ भी सच है कि धूम्रपान, ड्रग या अल्कोहल के सेवन की आदतें पड़ने की संभावना छोटी उम्र में ज़्यादातर किशोरी अवस्था के दौरान अधिक होती है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों की पहचान करना सबसे उत्तम है जो किशोर को अल्कोहल या ड्रग के सेवन से रोक सकता है या धकेलती है, ताकि समय से इसकी चिकित्सा के उपाय सारे निकाले जा सके। अब इसमें क्या क्या अलग अलग विशेष रूप से कारागर होते हैं, अलग अलग नियंत्रण क्या क्या है रोकथाम के। सबसे पहला है आवश्यक समकक्षी दबाव से बचे। प्रत्येक बच्चों को अपनी पसंद और अपना व्यक्तित्व होता है जिसका सम्मान और जिसे प्रोत्साहित करना चाहिए, चाहे मामला अध्ययन, खेलकूद या अन्य गतिविधियों का हो। बालक को उसकी अवसीमा यानी कि उसके जो भी इंटरेस्ट है उससे अधिक करने के लिए अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। जितना वो कर सकता है उतना वो खुद कर लेगा, उससे ज़्यादा आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर है शिक्षा और परामर्श। समस्याओं और दबावों का सामना करने और निराशाओं तथा असफलताओं को जीवन का एक हिस्सा समझकर स्वीकार करने की शिक्षा एवं परामर्श उन्हें देना चाहिए। यहाँ यह भी उचित होगा कि बालक की ऊर्जा कि खेल कूद, पढ़ाई, संगीत, योग और पाठ्यक्रम के अलावा दूसरी स्वस्थ गतिविधियों की दिशा में भी लगाना चाहिए। तो अब आता है आपका माता पिता और समकक्षियों की सहायता लेना। कुछ भी आपको दिक्कत होती है किसी प्रकार की, सबसे पहले अपने माता पिता के पास जाइए। उस समय वो उपलब्ध नहीं है तो आपके जो क्लासमेट्स होते हैं, दोस्त आपके होते हैं, उनको बताइए, टीचर्स को बताइए, वो आपकी काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं। अगला है संकट
के संकेतों को देखना। सावधान माता पिता और अध्यापकों को चाहिए कि ऊपर बताए गए खतरे के संकेतों पर ध्यान दें और उन्हें पहचानें। आपके बच्चे की गतिविधियों में किस प्रकार का बदलाव है, उसके स्वभाव में किस प्रकार का बदलाव है, यह आपको देखना चाहिए। उसका संकट का संकेत आपका एक तरीके का होता है। और जांच करने की कोशिश करिए कि बच्चा जो पहले नॉर्मल था, हंसता खेलता था, सब ठीक करता था, अचानक से उसे क्या हो गया है। इन सारी चीजों के बारे में जानना आपका भी फर्ज है। फिर आता है व्यवसायिक और चिकित्सा सहायता लेना। बहुत ज्यादा काम हाथ से खराब हो गया है, आपका मानसिक संतुलन या किसी भी प्रकार से डिप्रेशन हो गया है, कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है, माता पिता अध्यापक दोस्त नहीं मदद कर पा रहे हैं, फिर लास्ट रिजॉर्ट बचता है हॉस्पिटल का। जरूरी नहीं है कि अगर आप साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहे हैं तो आप पागल ही घोषित कर दिए जाएंगे। मानसिक चिकित्सक जो होते हैं वो नॉर्मली भी आपके दिमाग को, मनोविज्ञान को पढ़ते हैं और आपको उचित दवाइयां, उचित सलाह देने में बहुत ज्यादा सक्षम रहते हैं। सारांश। तो सारांश में हमने यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में क्या देखा कि स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको कोई बीमारी नहीं है। शारीरिक, मानसिक, सोशल, सामाजिक स्वास्थ्य भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये तीनों चीजें जब परफेक्ट होती हैं या बिल्कुल सही होती हैं तब उसका मतलब होता है कि आप स्वस्थ हैं। बहुत सारी बीमारियों के बारे में आपने पढ़ा, जिसमें से एक एड्स है। एड्स एक ऐसी बीमारी है जब लोगों को होती है तो लोग शर्मसार हो जाते हैं, लोग क्या बोलेंगे इसके चक्कर में बाहर बताते ही नहीं है और ये बीमारी और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। बट ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा कुछ एड्स डिटेक्ट होता है जो अलग अलग रीजन की वजह से हो सकता है, जन्मजात हो सकता है, यौन संबंधों की वजह से हो सकता है, एनजीओ जो है बहुत सारे वो अवेयरनेस फैला रहे हैं जिसकी वजह से एड्स को काफी हद तक रोका जा सकता है, या फिर अगर रोका नहीं भी जा सकता है तो कम से कम लोगों को अगर हो तो वो बाहर निकल के सामने आए और उसके बारे में बात करें और डॉक्टर्स के पास जाए। दूसरी ऐसी बीमारी के बारे में हमने पढ़ा, वो कौन सी है? वो है हमारा कैंसर। कैंसर के बारे में पढ़ा, अलग अलग कोशिकाएं बनाता है, धीरे धीरे झुंड बना देता है जो कैंसर सेल्स के रूप में सामने आते हैं, ट्यूमरस वो हो जाता है। इनिशियल स्टेज में इसकी भी औषधियां निकल के आ चुकी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा स्टेजेस अगर बन जाती हैं, पूरी बॉडी में अगर कैंसर सेल्स फैल जाते हैं तो नहीं ठीक हो पाता। इसके अलावा ड्रग के बारे में हमने पढ़ा, ड्रग्स, अल्कोहल यौन अवस्था से शुरू होता है, एडल्टहुड में जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये एडल्टहुड में लाता है। और हम समाज के रूप में अपने दोस्तों का, माता पिता अपने बच्चों का, और स्कूल में टीचर्स जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके स्वभाव में थोड़ा सा भी अगर बदलाव आता है तो उनसे बात करके इन सब चीजों को ठीक कर सकते हैं। अभ्यास। कौन से विभिन्न जन स्वास्थ्य उपाय हैं जिन्हें आप संक्रामक रोगों के विरुद्ध रक्षा उपायों के रूप में सुझाएंगे? तो आपके बहुत सारे अलग अलग जन स्वास्थ्य उपाय हैं जिन उपायों को अलग अलग रोगों के संक्रमण से रोकने के लिए उनका आविष्कार किया गया है, उनका इजाद करा गया है, बनाया गया है, उनके बारे में आपको बताना है। और पूरे अध्याय का अभ्यास भी आपको करना है, खुद का स्वास्थ्य भी आपको बना के रखना है, दूसरों के स्वास्थ्य के बारे में भी सोचना है, और जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं वो आपको खुद से करने हैं।